बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान एक ऐसा फोन इन कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर हम विशेषज्ञ मेहमान से विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके। लेकिन इसके साथ ही अतिरिक्त जानकारी हासिल करने के लिए आप भी सीधे सीधे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कौन कौन से जरिए इसके हो सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले आज के विषय पर नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो है मोटे अनाज की खेती। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बातचीत की जाएगी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के बारे में। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। इस बीच आप अपने सवालों के साथ टोल फ्री नंबर के जरिए हम जुड़ सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखना है कि टीवी की आवाज़ बंद रखनी है और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करनी है। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सएप के अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए जब भी सवाल भेजें तो साथ ही अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर वायस शिवे, प्राध्यापक एवं प्रधान वैज्ञानिक, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रभाकर मोहन सिंह, इमेरिटस वैज्ञानिक, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले करेंगे हम मोटे अनाजों की। जी हाँ, मोटे अनाज जिन्हें श्री अन्न भी कह सकते हैं, कदन्न और पोषक अनाज भी कहा जाता है। बहुत सारी खूबियों से ये लैस है। तो डॉक्टर शिवे, सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये जो मोटे अनाज है इनकी खासियत क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने मनाया है। बहुत जागरूकता इसको लेकर आई है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप इसकी खासियत के बारे में हमें फिर से बताएं। हाँ, देखिए, मोटे अनाज हम मिलेट्स को हम मोटे अनाज कहते हैं। वैसे तो दाने इनके पतले ही होते हैं, लेकिन फिर भी मोटे अनाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हमारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ उनमें भी उगते हैं। विशेषकर जैसे हमारा बरानी क्षेत्र हैं, शुष्क क्षेत्र हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ पानी कम उपलब्ध है या हमारी वर्षा कम होती है, और ये बदलते क्लाइमेट परिवेश के अंदर भी ये अच्छे ढंग से हो जाते हैं। इनकी जो अवधि होती है, ग्रोइंग पीरियड, वो भी कम होता है। इनकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट जो है कम होती है, और साथ साथ जो है ये दोनों तरीके के लिए उगाए जाते हैं, दाने के लिए भी, चारे के लिए भी। तो इसलिए जो है इनका मोटे अनाज की खेती का महत्व बहुत बढ़ गया है। और आजकल स्वास्थ्य के लिए देखें तो इनके अंदर जो है मिनरल्स भी बहुत होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, और प्रोटीन भी ठीक ठाक होती है इनके अंदर, फाइबर भी होता है, और जल्दी से ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इनका जो मोटे अनाज हैं इनका जो है महत्व बहुत बढ़ गया जब से हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया है 2023। उसके बाद जो है कंज्यूमर जो हैं काफ़ी जागरूक हो गए हैं और इनकी डिमांड करते हैं, क्योंकि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट भी अब इनके आने लगे हैं। बिस्किट वगैरह हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट बाजार में आने लगे। तो इनका महत्व मैं ये कहूँगा, बदलते हुए परिवेश में हमारे लिए जलवायु परिवर्तन के साथ साथ चुनौतियों को जो हम फेस कर रहे हैं, उनमें यदि इनकी खेती करेंगे तो हमारी जो है खाद्य सुरक्षा वो भी जो है अच्छी होगी, और इसके साथ साथ जो है हम पोषण सुरक्षा भी अच्छी होगी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ तरह के जो उत्पाद है इसके है, और इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। जैसे कि डॉक्टर शिवे ने हमें बताया है, चूंकि डिमांड बढ़ रही है तो किसान अगर इसकी खेती को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको बहुत फायदा होगा। खेती के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस पर विस्तार से करेंगे बातचीत। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
मोटे अनाज को ही श्री अन्न भी कहा जाता है। बता दें कि मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सांवा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को धान आदि फसलों के मुकाबले पानी की कम जरूरत पड़ती है और यूरिया व दूसरे रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती और न ही जरूरत होती है सर्दी और गर्मी की। इसीलिए मोटे अनाज की खेती टिकाऊ खेती के लिए उपयुक्त है। बात अगर बाजरे की खेती की करें तो इसकी बुआई के लिए हल्की दोमट बलुई मिट्टी सही रहती है। भूमि का जल निकास अच्छा होना चाहिए। बाजरे के बीज बहुत छोटे होते हैं और इसके जमाव के लिए हल्की और भुरभुरी मिट्टी का होना जरूरी है। इसीलिए खेत में 2 या 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद पाटा लगा दें। किसानों की बात करें तो किस्मों का चयन अपने इलाके को ध्यान में रखकर करना चाहिए। वहीं रागी और कोदो बोने के लिए एक गहरी जुताई और 2 से 3 हैरों से जुताई कर पाटा लगा दें। रागी के लिए 10 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए और कोदो के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहते हैं। रागी बोते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं कोदो बोते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। जी हाँ, तो पोषक अनाज की खेती से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिंह, अब आपसे जानना चाहेंगे हम ग्रीष्मकालीन सब्जियों के बारे में। तो ये मौसम जो आने वाला है, इसमें किसान कौन कौन सी सब्जियां ले सकते हैं, किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए इसकी? जी 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 देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मोटे अनाज के संदर्भ में बताया, ये पोषण सुरक्षा के लिए तो सब्जियों का भी बहुत बड़ा योगदान है पोषण सुरक्षा के अंतर्गत। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो करीब 11.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ हम करीब 205.8 मिलियन टन सब्जी उत्पादन करते हैं और विश्व में हम दूसरे स्थान पे हैं चीन के बाद सब्जी उत्पादन में। बिल्कुल। और जब ग्रीष्मकालीन सब्जी की हम बात करेंगे तो इसमें ज्यादातर तो कद्दू वर्गीय सब्जियों का मुख्य स्थान रहता है। जैसे उसमें आपका लौकी, करेला, चिकनी तोरी, नसदार तोरी, खीरा, कुमड़ा, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये सब मेन जो सब्जियां हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जी। इसके अलावा भिंडी और लोबिया भी जो है वो सब्जी ग्रीष्मकालीन सब्जियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बिल्कुल जी हाँ। तो और इनकी खेती के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अच्छी उपज वो हासिल कर पाए, इसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। गर्मियों के मौसम में कई तरह की सब्जियों की खेती की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं भिंडी की। ग्रीष्मकालीन मौसम में भिंडी की बुआई 15 मार्च तक करना सही रहता है। बीज दर 20 से 22 किलो प्रति हेक्टेयर काफी रहते हैं। बीज की बुआई सीड्रिल से या हल की मदद से गर्मियों में 45 बाय 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बीज की गहराई करीब 4.5 सेंटीमीटर रखें। बुआई से पहले अच्छी तरह सड़ी गोबर या कंपोस्ट खाद लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। किस्मों की बात करें तो ग्रीष्मकालीन भिंडी की उन्नत किस्मों में पूसा A5, पूसा सावनी, पूसा मखमली, BRO 4 शामिल हैं। ग्रीष्मकालीन लोबिया की खेती फरवरी मार्च में की जा सकती है। इसकी खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त है। तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक ठाक रहता है। उन्नत किस्मों में पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, अर्का गरिमा, काशी गौरी और काशी कंचन आदि शामिल हैं। मिर्च की बात करें तो गर्मी की फसल के लिए फरवरी मार्च में पौधशाला में बीजों की बुआई की जाती है। 1 हेक्टेयर पौध तैयार करने के लिए संकर और अन्य किस्मों के लिए 250 ग्राम और 1 से 1.5 किलो बीज काफी रहता है। नर्सरी के लिए 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार करें। बीजों की बुआई से पहले बावस्टीन या कैप्टान की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें।
जी, तो ये थी रिपोर्ट ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती से जुड़ी हुई। बातचीत को अब आगे बढ़ाएंगे। आइए मोटे अनाज को लेकर कुछ और जानकारियां लेते हैं। डॉक्टर शिवे, आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे अनाज की खेती अगर करना चाहते हैं, जैसे कि अभी अगर ज्वार बाजरा रागी की खेती करना हो, तो खेत का चुनाव और इसकी तैयारी किस तरह से किसानों को करनी चाहिए? हाँ, देखिए, ज्वार बाजरा या रागी की अभी खेती करना चाहते हैं तो इस समय जैसा हमारा चना, मटर, मसूर, सरसों या आलू की खुदाई है, इसके बाद में लगा सकते हैं। या गन्ने की पेड़ी काटने के बाद में भी जैसे खेत खाली होता है वैसे ही लगा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, यदि आप चना, मटर, मसूर के बाद लगा रहे हैं तो उसको आप प्री सोइंग इरिगेशन सीधा करके पलेवा करके और सीधी जुताई करके और इसकी बिजाई कर सकते हैं। ज़्यादा खेत तैयारी की ज़रूरत नहीं है। और यदि हाँ आप गन्ने की पेड़ी काट रहे हैं, पेड़ी काटने के बाद में लगाना चाहते हैं, तब आपको जुताई करने की ज़रूरत है अच्छे ढंग से। और सरसों में भी ज़्यादा जुताई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जो है पलेवा करें और उसके बाद में जो है जुताई करके एक बार हैरो से, एक बार टिलर से जुताई करके पाटा लगा के समतल करके और बिजाई कर सकते हैं। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जैसे 2 दाल वाली फसलों के बाद में हम ज्वार बाजरा या रागी को लगाना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कोई भी 2 दाल वाली फसलों के बाद में इस तरीके की हम शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप लगाते हैं तो उनमें नाइट्रोजन की यहाँ थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फास्फोरस पोटाश की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नाइट्रोजन की हो सकता है कि मतलब फिर भी वो काफ़ी रेजिड्यू छोड़ती है 2 दाल वाली फसलें। तो सब उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँ, बाजरे के लिए जो है लगभग 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपने चना, मटर, मसूर के बाद लगा रहे हैं तो आप 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन दे के भी अपनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और फास्फोरस वगैरह है उसको जो है मृदा परीक्षण के आधार पर देना चाहिए, या दूसरे और पोषक तत्व हैं उनकी मृदा जांच करा लें। अभी जो है सही समय चल रहा है मृदा परीक्षण कराने का, नमूने ले लें और नमूने लेकर आपको किसी भी जो कृषि विज्ञान केंद्र है या जिला मृदा परीक्षण केंद्र है वहाँ पर जाकर अपना मिट्टी का नमूना दे के ये सुनिश्चित कर लें कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। उसी के अनुसार जो हमको पोषक तत्व का प्रबंधन ज्वार बाजरा रागी में करना चाहिए। या दूसरे माइनर मिलेट्स को भी लगा सकते हैं। माइनर, इनको मेजर मिलेट कहते हैं, उनको माइनर मिलेट कहते हैं। तो उसमें कोदो है, कुटकी है, चीना है, सावा है और कंगनी है। इनको जो है माइनर मिलेट के नाम से जानते हैं। तो इनकी खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि जो माइनर मिलेट है इनका ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा किसानों को कि जो हमारे मोटे अनाज वाली फसलें हैं या मिलेट्स बोलते हैं इनको, ये खाद्यान्न सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पशुधन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पशुधन के लिए हमको चारा चाहिए, हरा चारा। तो हरे चारे के लिए भी अब उनको जैसा बाजरा है बहुत जल्दी आ जाता है, ज्वार है वो भी बहुत जल्दी आ जाती है। बिल्कुल, तो चारे के रूप में भी इन फसलों का चुनाव किसान कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। डॉक्टर शिवे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। राकेश जी इस वक्त शिमला हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मुझे 2 प्रश्न करने हैं। तो पहला प्रश्न मेरा ये कि हम हिमाचल प्रदेश में कौन सी सब्जी लगा सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि हम मोटे अनाज की बात चल रही, तो हिमाचल में कौन सी वैरायटी ऐसी जो हिमाचल में मोटे अनाज की खेती बाड़ी कर सकते हैं? बिल्कुल, आइए आपके दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर शिवे, पहले आप बताना चाहेंगे कौन कौन से देखिए, मोटे अनाज की खेती हिमाचल प्रदेश में रागी की बहुत अच्छी होती है। जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं रागी में काफ़ी अच्छी होती है। और इसके साथ साथ जो है कुटकी की भी चुटकी भी कर सकते हैं, सावा की भी कर सकते हैं, कंगनी की भी कर सकते हैं। ये सारे मिलेट्स हो सकते हैं। यदि आप लगाना इस समय चाहें तो रागी बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। बिल्कुल, राकेश जी, जाना मोटे अनाज में आप किन फसलों का चुनाव कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह, अब जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी सब्जियां ले सकते हैं इस वक्त, राकेश जी जानना चाहते हैं। आपका जो ये ग्रीष्मकालीन जो आपके यहाँ का समय है, इसमें आप आराम से जो है टमाटर ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, मिर्च भी ले सकते हैं, जो कि आपके यहाँ बहुत अच्छे से काम करेंगी इस समय। जी बिल्कुल, तो राकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इस समय आप किन किन फसलों का चुनाव कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से।
जी बताएं क्या जानना। जानना ये चाहता जो हमारा मोटा अनाज होता है, ज्वार है, रागी है, कुटकी है, कंगनी है, सामा है, बाजरा, रामदाना, कोटो, कुटकी, चीना, तो इसको बुआई के पहले हमें खेत की कैसी तैयारी करनी चाहिए और किस महीने में हमें बोना चाहिए, इसमें कौन से कीट कौन से रोग रखते हैं जिसे हमें सावधान रहना चाहिए। और दूसरी चीज हम जो सब्जियों के बारे में जानना चाहता हूँ कि सब्जी हमारे यहाँ एक तो ऐसे ही बोते थे छिटकवा, एक हम लोग नाली में बोते हैं, तो और एक तो हम पॉलीथीन में लगाते हैं, ये प्लास्टिक के ट्रे में लगाते हैं, तो कौन सा सबसे बढ़िया अच्छी पैदावार देने वाली विधि हमारी होगी? जी जी बिल्कुल नंदस्वरूप जी, आपके सवाल हमने सुन लिए हैं और इन सवालों के जवाब हमारे दोनों एक्सपर्ट से हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम ग्रीष्मकालीन सब्जियों और मोटे अनाज की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी अपने सवाल आप भेज सकते हैं। ये तमाम जो ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, ये सब कुछ टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप जरूर अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ें। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक दर्शक ने कॉल किया था, नंदस्वरूप मिश्रा जी ने, और उनके 2 सवाल थे। आइए उनके जवाब लेते हैं। डॉक्टर शिवे, मोटे अनाज से जुड़ा हुआ उनका सवाल था, जानना चाहते थे कि मोटे अनाज में बुआई से पहले क्या करें और रोग कीट की भी किस तरह की समस्या आ सकती है, तो क्या जवाब देना चाहेंगे? हाँ देखिए, मोटे अनाज की खेती करने के लिए जैसा मैंने अभी बताया, यदि अभी आप करना चाहते हैं ज्वार बाजरा रागी की, और उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका खेत पहले रबी की फसल कौन सी ली है आपने। जैसे चना मटर मसूर लिया है तो उसमें जुताई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पलेवा करके और खेत की तैयारी जो है बाद में करें। और तो इससे जो आपका समय की भी बचत हो जाएगी और आपका जो है खर्चा जो खेत की तैयारी में है वो भी कम लगेगा। तो पलेवा करने के बाद में जैसे ही चना मटर मसूर कटता है तो पलेवा कर दें और फिर उसको जो 2 बार हैरों से जुताई करके 1 बार टिलर से और पाटा लगा के समतल कर लें, फिर सीधी बिजाई कर सकते हैं लाइनों के अंदर, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आपने गन्ना काट रहे हैं, गन्ना काटने के बाद में फिर लगाना चाहते हैं तो तब जो है आपको खेत की अच्छे ढंग से जुताई करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे ठूंठ रह जाते हैं गन्ने के, तो उनको जो है आप पहले हैरों से जुताई करें, फिर रोटावेटर से जुताई करने के बाद में और फिर जो है उसकी जो है बिजाई करें तो अच्छा रहेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो पहली फसल है वो कौन सी है, उसी के अनुसार जो है जुताई और खेत की तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि ये मोटे अनाजों का सीड साइज जो बहुत कम होता है, खेत को जो है अच्छे ढंग से होना चाहिए और इसको लाइनों में बिजाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इंटरकल्चर ऑपरेशंस करते हैं जिस समय खरपतवार वगैरह निकालते हैं तो उसमें आसानी रहती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि कुछ बीमारियां वगैरह आती हैं तो प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। तो आप जो है सीड को जो है किसी भी फंजीसाइड से ट्रीट करके लगाएंगे तो आपके खेत के अंदर जो बीमारियां आने की संभावना कम हो जाती है। तो बिजाई करने से पहले जितने भी ये हमारे मोटे अनाज वाली
फसलें हैं इनके बीज को जो है आप कार्बनडाजिम से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके लगाएंगे तो आपके खेत के अंदर बीमारियां कम आएंगी। बिल्कुल, तो बीजोपचार का ज़रूर ध्यान रखिए, इससे कई तरह के रोग का बचाव पहले भी हो जाता है। और डॉक्टर सिंह, हम आपसे भी जवाब लेंगे कि जो सवाल पूछा है नंदस्वरूप जी ने उसका, लेकिन इस बीच अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल भी लेते चलते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार विपिन जी। मैम सब्जियों के बारे में जानना चाह रहे थे कि भिंडी के बारे में हम सोच रहे थे, तो क्या भिंडी लगाना अभी उचित रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भिंडी की रोपाई हो चुकी है, तो क्या लेट तो नहीं हो जाएगी फसल, ही जानना था। जी बिल्कुल, डॉक्टर सिंह बताएं। जी देखिए, पहले विपिन जी का जवाब दे दें कि भिंडी इस समय भी आप लगा सकते हैं, अभी लेट नहीं हुआ है, आप अभी लगा के उसकी फसल ले सकते हैं, और आगे विलंब ना करें तो बेहतर है। जी दूसरी चीज, जो पहले बाराबंकी से सवाल पूछा गया था कि हमको सब्जी कैसे लगानी है, तो उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि छिटकवा विधि से ना लगा के आप कतार से कतार की दूरी में लगाएं तो बेहतर है। आप किसी भी सब्जी के लिए ये समझ लें कि ये अंतर उसी प्रकार है जिस तरह आप ट्रेन के चालू डिब्बे में सफर करें या फिर रिजर्वेशन वाले डिब्बे में सफर करें। तो रिजर्वेशन वाले डिब्बे में सफर करते हैं तो आप बड़े आराम से जाते हैं, क्योंकि आपको पूरा पर्याप्त जगह होती है, और चालू डब्बा में चलते हैं तो सब आसपास से बहुत भीड़ भाड़ होती है। वही पौधों को भी अगर छिटकवा विधि में बो देंगे तो कई जगह तो पौधे बहुत नजदीक आ जाएंगे, जिनको कि बढ़वार का पूरा स्थान नहीं मिलेगा, और कई जगह पौधे दूर दूर होंगे। जी। और दूसरी चीज ये है कि जैसा अभी पहले डॉक्टर साहब ने बताया मोटे अनाज के संदर्भ में भी, कि लाइन से लाइन लगाने में जी आपको उसमें जो हमको निराई गुड़ाई पानी देना वो सब भी आसान पड़ता है। और इसमें ये जरूर ध्यान दें कि जो भिंडी और लोबिया का इस समय आप ले रहे हो तो उसको अगर मेड़ पे लगाएं, एक मेड़ एक नाली इस तरह से खेत में बनाएं अपने, तो वो नाली में आप पानी दे दें और उससे आपको निराई गुड़ाई की भी आसानी रहेगी। और कद्दू वर्गीय सब्जियां जो उनकी दूरी चूंकि ज्यादा होती है तो उसमें आप दूर दूर नाली बनावें। जैसे मसलन आपको लौकी और चिकनी तोरी लगानी है तो 5-5 मीटर की दूरी पे नाली बना लें, और उस नाली के दोनों तरफ उसको अपनी पौध को लगावें, जिससे बीच में पानी देंगे तो दोनों तरफ के पौधों को उसकी जो बेल होगी उसको पानी मिलेगा, और वहीं पे आप निराई गुड़ाई करके आराम से उसको रख रखाव कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर सिंह साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, विपिन जी अगर भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो कुछ खास किस्मों का सुझाव क्या आप देना चाहेंगे उन्हें? जी भिंडी में देखिए, आप जो भी किस्में करना चाहें, इस समय वैसे हमारा काशी क्रांति है, काशी चमन है, काशी प्रगति है, ये सब भिंडियां जो है वो बड़ी अच्छी चलेंगी गर्मी के मौसम में। एक फर्क आपको ये बता दें कि अगर आपने जो बरसात के मौसम में भिंडी लेते हैं और गर्मी वाले में थोड़ा फर्क है कि गर्मी में थोड़ा सा उसकी आपको ऊंचाई कम मिलेगी। अच्छा। तो अगर आप कोई किस्म लगाते हैं तो घबराए नहीं कि इसमें जो है वो हमारा पौधा, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है तो उतना बढ़वार नहीं ले पाता है पौधा, लेकिन है कि आपको उपज अपनी ठीक ठाक मिल जाएगी। बिल्कुल। तो विपिन जी और नंदस्वरूप जी, उम्मीद है कि आप दोनों को अपने अपने सवालों के जवाब मिल गया होगा, और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे दर्शक व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भी भेज रहे हैं, तो उन्हें भी कार्यक्रम में आइए शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है सुरेश कुमार जी ने झुंझुनू राजस्थान से, जानना चाहते हैं कि मार्च और अप्रैल में बोई बाजरे की किस्म क्या है जो अच्छा उत्पादन दे और जल्दी तैयार हो जाए। डॉक्टर शिवे। हाँ देखिए, बहुत सारी हाइब्रिड्स आ रही हैं, तो हाइब्रिड का आप चुनाव कर सकते हैं। पूसा की काफ़ी किस्में हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं। और क्योंकि बाजरे की जो है जो इस समय हम लगाएंगे वो जल्दी पक कर तैयार हो जाती है, तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास में पानी की उपलब्धता है, तभी जो है मार्च अप्रैल में बाजरे को लगाएं। और अच्छा ये रहेगा जहां बाजरा लगा रहे हैं आप फ्लड इरिगेशन ना करके उसको जो है ड्रिप इरिगेशन से यदि सिंचाई देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि बाजरा जो है, क्योंकि इस समय दाने के लिए भी उगाते हैं और चारे के लिए भी, यदि आप चारे के लिए उगा रहे हैं तो आप फिर जो है छिटकवा विधि से लगाएं, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए और उसका बायोमास ज़्यादा होना चाहिए। और यदि आप दाने के लिए लगा रहे हैं तो आप उसको लाइनों में लगाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन यदि दाने के लिए लगा रहे हैं तो आप किसी भी हाइब्रिड का जो अपने कृषि विज्ञान केंद्र से
आप प्रशंसा ले सकते हैं, अनुमोदित की हुई जो भी किस्म आपके क्षेत्र के लिए हो वहाँ से जानकारी हासिल करके उसी किस्म को लगाएं, क्योंकि हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग किस्में हैं, ये नहीं कि हर जगह हर एक किस्म लगाई जा सकती है। बिल्कुल, तो सुरेश जी अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चुनाव करें, इससे आपको लाभ होगा। डॉक्टर सिंह, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, अगर किसान उसकी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो उचित समय क्या होगा और किस तरह से नर्सरी तैयार करनी चाहिए? नर्सरी तैयार करने के लिए असल में ये होता है कि जिससे हम बाजार में जल्दी फरत ले लें, जब बुआई के समय से पहले ही हमारे पौधे तैयार हो जाएं। और जो पहले की फसल है वो जब तक खेत खाली करेगी तब तक हमारे पास पौध तैयार होती है, तो उसको हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की पौध लगा देते हैं। इसमें यह है कि अगर अब तो नर्सरी के लिए थोड़ा सा लेट हो गया है, इसके लिए अभी जो समय चल रहा है, वैसे क्या करते हैं, जैसे 15 × 10 सेंटीमीटर साइज की पॉलीथीन की थैली होती है, उसको ले लेते हैं। तो 100 गेज वाली पॉलीथीन की ट्यूब होती है, उसमें बराबर मात्रा में मिट्टी, बालू और वो मिला देते हैं, सड़ी गोबर की खाद को मिला के उसको भर लेते हैं। ये ध्यान देना पड़ेगा कि पॉलीथीन की थैली में 5-7 छेद रहें पानी की निकासी के लिए। या अब तो प्रोट्रे भी आने लगी है, तो बड़ी वाली प्रोट्रे लेके उसमें भी मिक्सचर बना के और बीजों की बुआई पहले कर दें, जिससे जब आपका खेत रबी की फसल से खाली होता है तो उस समय पौधे तैयार हों और उसको तत्काल आप खेत में रोपण कर सकें उससे आपका समय बच जाएगा। जो जमाव में और पौधे बढ़ने का जो समय होता है वो काम नर्सरी में पहले ही हो जाता है। तो लगभग 20 से 25 दिन का समय आप अपना बचा सकते हैं उस अवस्था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। सुनील जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। सुनील जी टीवी की आवाज बंद रखिएगा। हेलो सुनील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुनील बता रहे थे जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर बता रहे थे जी मैं डॉक्टर बता रहे थे कि कतार से कतार की दूरी 5 मीटर रखिएगा लौकी और चिकनी तोरई के लिए। जी जी अपना सवाल पूरा करें। हाँ, और लाइन दोनों तरफ बोने के बाद पौधा दूरी कितना रखेंगे? जी डॉक्टर सिंह, एक बार फिर से आप बता दें कि किस तरह से कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी होनी चाहिए सब्जियों में। जी कतार से हमने कहा कि उसके दोनों तरफ लगाएंगे तो करीब 2.5 मीटर जगह मिल जाएगी, और पौधे से पौधे की दूरी करीब 50 सेंटीमीटर रख लें तो आपका जो है पैदावार ठीक ठाक होगी और फलत के लिए ठीक रहेगा। जी बिल्कुल सुनील जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शिवा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कार्यक्रम में बताया हमें कि ये जो पोषक अनाज है इनमें बहुत ज़्यादा अगर दलहनी फसलों के बाद ले रहे हैं तो उर्वरकों की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम समझना चाहेंगे कि किस तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इसके अच्छे बढ़वार के लिए। हाँ देखिए, इनके लिए जो पोषक तत्व हैं वो कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये कम अवधि के होते हैं, और साथ साथ इनकी जो जैसे हम धान गेहूं की बात करें उसकी अपेक्षा यील्ड भी कम आती है जी। तो इसलिए जो इनके पोषक तत्वों की कम जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि हम 2 दाल वाली फसलों के बाद लगाते हैं तो फिर नाइट्रोजन की मात्रा को कम देना चाहिए जी। लेकिन यदि हम दूसरी फसल काटने के बाद में जैसे सरसों वगैरह है या गेहूं काटने के बाद लगाएंगे, जौ काटने के बाद लगाएंगे, तो उदाहरण के लिए मैं बाजरे के लिए बताना चाहूँगा जैसे 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको जो है 2-3 भागों में बांट कर देना चाहिए। ये नहीं है कि किसान जो है एक बार दे देते हैं तो उसका जो है पौधे अच्छे ढंग से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, फास्फोरस पोटास की ज़रूरत पड़ती है, और जिंक की भी आजकल कहीं कहीं कमी देखने को मिल रही है, विशेषकर जहाँ पर हम सघन पद्धति के द्वारा फसलों का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उन क्षेत्रों में जिंक की भी काफ़ी कमी हो रही है। तो मृदा परीक्षण के आधार पर ही हमको पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए, हम यही बताते हैं। और हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, और किसानों को दिया भी जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँ, यदि आप मृदा परीक्षण किसी कारणवश नहीं करा पाए हैं, बाजरे की खेती करना चाहते हैं, तो यदि आप दाने के लिए करना चाह रहे हैं तो लगभग जो है 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस दें और 30 से 40 किलोग्राम पोटास। तो इतने पोषक तत्व देने की जरूरत पड़ती है, और जहाँ जिंक की कमी है वहाँ जिंक सल्फेट जो है 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी देने की जरूरत पड़ती है। तो इन पोषक तत्वों को जो है आप नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा बुआई के समय, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा, जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा बुआई के समय डाल देनी चाहिए, और बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा जो है
उसको जो है करीब 20 से 25 दिन की जब क्रॉप हो जाती है पानी देने के बाद में तब देना चाहिए। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का प्रबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए इसीलिए मोटे अनाज की खेती किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है और आसानी से आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से मोटे अनाज और ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इसमें हम मोटे अनाज की खेती और ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। नागेंद्र सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नागेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो, चलिए हमारा संपर्क टूट गया है, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इनकी खेती अगर किसान कर रहे हैं तो उन्हें किस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए? जी जी जी, देखिए अगर नर्सरी कर रहे हैं तब तो नर्सरी के में पहले जो हमने बताया कि वो मिट्टी और खाद रेत मिला के तैयार करेंगे, वहाँ पोषक तत्व एक बार देना पड़ेगा। और जब उसके बाद अगर हम सीधी बुआई करते हैं, जैसे अभी कोई किसान भाई कर रहे हैं, तो वो खेत की तैयारी के समय अपना खूब भुरभुरा खेत बना के और उसमें मुख्य तत्व जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये 3 मेन तत्व होते हैं। जी, लौकी, करेला, खीरा, कई तरह की कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, तो हम एक एक करके उनके कितना खाद देना चाहिए बता देते हैं। डॉक्टर सिंह, लेकिन माफ कीजिएगा, यहाँ पर मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, हमारे कॉलर फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख पहले कर लेते हैं। नागेंद्र जी इस वक्त हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम जी जी नमस्कार, बताइए। मेरा सवाल ये है मैडम कि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रही है जी। ठीक है। अब जैसे कल से फिर मौसम खराब हो रहा है जी, तो ये टेम्परेचर 25 और 11 मिनिमम के बीच में चलता है। कई बार तो मतलब गर्मी में ही सर्दी आती है और जिसकी वजह से जो लगाया गया बीज होता है जी, वो खराब होता चला जा रहा है जी। 2-1 बार हो चुका जी। और दूसरी चीज की जो हमारा लोकल यहाँ का बीज होता है पहाड़ी क्षेत्र का, वो तो बिल्कुल कामयाब है घरेलू बीज, लेकिन जो हाइब्रिड है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। या क्या बीज पीछे से खराब आ रहा है, या बिना लाइसेंस वाले जो लोग बीज जो है बेच रहे हैं बीज भंडार बना का नाम लिख करके, तो उसकी वजह और किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है जी। खासतौर पे किन फसलों के बारे में आप जानना चाह रहे हैं नागेंद्र जी? खासतौर पे किन फसलों के बारे में जानना चाह रहे हैं? मैं कद्दू वर्गीय और ये भिंडी दोनों किस्म के जो बीज हैं जी जी जी, जो सब्जियां हैं। ठीक है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की क्या सलाह है आपके लिए। डॉक्टर सिंह बताएं, तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है, बता रहे हैं नागेंद्र जी, और ऐसे में बहुत मुश्किल आ रही है, आपका क्या सुझाव होगा इनके लिए? देखिए ऐसा है कि जब हम खुले में खेती करते हैं तो ये तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि वातावरण के ऊपर आधारित रहते हैं। जी जी। और लेकिन जहाँ तक बीजों की बात है तो वो सही कहा, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब बोल रहे थे जो मोटे अनाज वाले, कि एक तो हर जगह जो है वो हर किस्म कामयाब नहीं रहेगी जी। ये हमारा जो है मिट्टी, जलवायु और पानी के हिसाब से किस्में बदलती हैं। दूसरी चीज ये है कि जो संभव है कि आपने अगर कहीं से ले लिया, बाजार में कुछ ऐसे भी तत्व रहते हैं जो कि कुछ मतलब इस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं रहती है, कुछ बीज बेच देते हैं जो कि ठीक नहीं रहता है। लेकिन अमूमन आप ये पहले जानकारी ले लें कि वो आपके यहाँ के लिए, वो जो भी आप किस्म या संकर ले रहे हैं वो आपके यहाँ के लिए संस्तुत है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके हिसाब से ही जी।
तो डॉक्टर सिंह, कहाँ से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी अच्छी किस्म है उनके क्षेत्र के लिए, और प्रमाणित बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं किसान? तो सबसे अच्छा उसके लिए है जो आपके आसपास उद्यान विभाग होगा, कृषि विज्ञान केंद्र होगा, कोई कृषि विश्वविद्यालय होगा, तो उनसे आप संपर्क करें। उसमें जो विशेषज्ञ होंगे वो आपको सटीक जानकारी देंगे आपके क्षेत्र के लिए। बिल्कुल नागेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बीज को लेकर बातचीत हो रही है, डॉक्टर शिवे, मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगी कि मोटे अनाज के अगर प्रमाणित बीज लेना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? हाँ, देखिए, बीज जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। बीज जो बहुत ज़रूरी है, और बीज यदि हमारा अच्छा होगा तो हमारी पैदावार भी अच्छी मिलती है, और बीज का जमाव अच्छा होना चाहिए। और लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैंने भी बताया, वो जो है हमारी अलग परिस्थितियों में अलग तरीके के बीज की जरूरत पड़ती है। हर जगह हर एक बीज कामयाब नहीं है। तो जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित बीज है उसको किसी प्रमाणित संस्था से ही बीज को लें। विशेषकर नेशनल सीड कारपोरेशन है या स्टेट सीड फार्म कारपोरेशन है या हमारे ब्लॉक्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, वहाँ से लें, या कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं। मिलेट्स के लिए हमारा जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च करके, या अब श्री अन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बन गया उसका नाम, हैदराबाद के अंदर जो है, और तो वहाँ से भी सीड को ले सकते हैं। बिल्कुल। और तो ऐसे किसी प्रमाणित जगह से अगर बीज लेंगे तभी आपको लाभ होगा, आपको अच्छे बीज मिलेंगे। आगे बढ़ते, माफ कीजिएगा डॉक्टर शिवे, इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। रंजीत कामत जी सुपौल बिहार से फोन लाइन पर हैं। रंजीत जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी रंजीत जी। हेलो जी रंजीत जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा मोटा अनाज पे है सवाल, यानी कि पंत रागी 3 भी है मेरे पास, और ये देसी रागी भी है मेरे पास। अच्छा। दोनों बीज है अवेलेबल मेरे पास, यानी कि घर की उपयोग के लिए, यानी देसी बीज सही रहेगा कि ये हाइब्रिड वाला जो पंत रागी 3 है ये सही रहेगा? ये चीज बता दीजिए। उसके बाद अभी 5वां महीना में हम फर्स्ट वीक में, यानी कि बैंगन का, यानी कि कोई लगा सकते हैं पौधा? जी आइए आपके दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। उसके बाद लाल भिंडी है। लाल भिंडी जो है तो ये हमारे उत्तर बिहार में उपयुक्त है इसका उपज? आइए जानते हैं। डॉक्टर शिवे, पहले आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, इन्होंने कहा है हमारे इनके पास में देसी रागी भी है, पंत रागी 3 है, इनमें कौन सा चुनाव करना चाहिए? मेरे हिसाब से इनको पंत रागी 3 को चुनाव करना चाहिए, और क्योंकि वो उसकी पैदावार ज़्यादा है और पैदावार भी अच्छी चाहिए हमको। और इसके साथ साथ क्योंकि रागी की वैसे ही न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी होती है, उसके अंदर सारे मिनरल्स भी होते हैं, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, प्रोटीन वगैरह भी, और फाइबर्स भी अच्छा होता है, तो खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है रागी को। और रागी के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो यदि ये मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं इनको ये बताऊंगा जो ज़्यादा उपज देने वाली है उसी की किस्म का चुनाव करें, और घर भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे भी जानना चाहेंगे कि रंजीत जी का सवाल था भिंडी की उचित समय पर बुआई और बैंगन की उचित समय पर बुआई और लाल भिंडी को लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, लाल भिंडी आपके यहाँ बिल्कुल हो जाएगी, और हमारे यहाँ काशी लालिमा लाल भिंडी की किस्म है, जिसको आप चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जैसे लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन से लोग मंगाते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपने बैगन के बारे में जो सवाल पूछा जी, तो बैगन जो है उसका 13 से 21 डिग्री के तापमान उसके लिए उपयुक्त होता है। ठीक। और बहुत अधिक तापमान में भी दिक्कत होती है, और 15 डिग्री से नीचे चल जाता है तो भी दिक्कत होती है। तो आप उचित तापमान में आप कर पा रहे हैं और आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है महेश विश्वकर्मा जी ने भोपाल मध्य प्रदेश से। जानना चाहते हैं कि टिंडा, ककड़ी, लौकी, इन सब्जियों को लगाने का सही समय क्या है ताकि अच्छी पैदावार मिले? जी डॉक्टर सिंह। जी बिल्कुल, ये समय यही चल रहा है। अब हम थोड़ा समय के किनारे की तरफ हैं, लेकिन अभी भी आप लगा सकते हैं। और उसको लगाने के लिए जैसे हमने पहले कहा कि आप ये देख लीजिए कि कितना बीज लगेगा। जैसे लौकी की बात की आपने, कुमड़ा की, तो वो करीब 4 किलो प्रति हेक्टेयर उसका बीज लगेगा। और खीरा, खरबूजा में 3 से 3.5 किलो बीज आपको लेना पड़ेगा। ककड़ी जो है उसमें आप अगर बीज उसका भी भिगो दें इसका 3 से 4 घंटे तक, और
तो थोड़ा सा आपका बीज का जमाव बेहतर हो जाएगा। और करेला में ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप करेला भी लगाना चाहते हैं तो उसके बीज को आपको 24 से 48 घंटे भिगोना पड़ेगा, क्योंकि उसका छिलका बहुत मोटा होता है, उसमें ज़्यादा समय लगता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, इन फसलों के पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी आप हमें बता रहे थे। जी, वो बीच में रह गई थी बात तभी। जी, तो देखिए, जब लौकी के लिए तो करीब 80 से 100 किलो नाइट्रोजन चाहिए और 60 से 90 किलो फास्फोरस उसमें डालना चाहिए और 50 से 80 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जी। उसी तरह करेला में यही 70 से 100, 60 से 90 और 50 से 80 चाहिए होता है। खीरा में थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा रहती है, 80 से 150 नाइट्रोजन और 150 से 200 तक फास्फोरस और 100 से 200। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि पहले आप अपनी मृदा की जांच करा लेंगे, उसके बाद इतने तत्व की जरूरत होती जो आपके यहाँ पहले से है तो उतना फिर आपको नहीं डालना पड़ेगा। ठीक। खरबूजा तरबूज में भी 100 से 150 करीब आपको नाइट्रोजन डालना पड़ेगा और 60 से 120 फास्फोरस देना पड़ेगा। तो ये हम किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बता रहे हैं और 100 से 150 किलो तक पोटाश की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। सरवन जी धनबाद झारखंड से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सरवन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो सरवन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हम जी झारखंड का जी झारखंड में शिमला मिर्चा का खेती हम कर सकते हैं और कौन सा वैरायटी मेरे लिए उत्तम? जी डॉक्टर सिंह बताएं, शिमला मिर्च की खेती क्या झारखंड में की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है। और बल्कि आपका इधर जो रांची के, झारखंड भी बहुत, जो रांची के आसपास का इलाका है जहाँ पे थोड़ा मौसम उतना तीव्र नहीं रहता है, वहाँ पे लोग इसको कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि किस्म के बारे में, जो अभी बात पहले कही कि आप वहाँ पे स्थानीय पता कर लें कि कौन सा किस्म वहाँ पे आपके चल रही है, उस किस्म को ही आप लेके करें। क्योंकि ज़्यादातर उसमें हाइब्रिड चल रहे हैं, उसमें फिर आपको धोखा ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको आप संस्तुति लेके तब करें। बिल्कुल। तो श्रवण जी, आप निश्चित तौर पर खेती कर सकते हैं शिमला मिर्च की, लेकिन इसकी कौन सी किस्म का चुनाव करना है ये नज़दीकी कृषि विशेषज्ञ से संपर्क करके इसकी जानकारी ज़रूर ले लें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर शिवे आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मोटे अनाजों की खेती किसान कर रहे हैं, तो इन फसलों में खरपतवार की समस्या कितनी आ सकती है? देखिए, यदि हम इस समय लगाना चाहते हैं जी ग्रीष्म मौसम में, तो इस समय खरपतवार इतने नहीं आते जितने कि हम, जो मुख्य सीजन होता है इनका, खरीफ के मौसम में लगाते हैं। क्योंकि इस समय खरपतवार का जमाव उतना नहीं होता है, न इतना हमारा जो है ह्यूमिडिटी होती है, न हमारी इतनी बरसात होती है। तो अभी तो हम सिंचित क्षेत्रों में ही इनकी जो मोटे अनाज हैं, ज्वार बाजरा रागी कोदो सावा कुटकी, या इनका जो है अभी इस समय जो उन्हीं क्षेत्रों में इनकी खेती कर सकते हैं जहाँ पर पानी का साधन उपलब्ध है। तो यदि आप इस समय खेती कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खरपतवार नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी यदि खरपतवार आते हैं और लाइनों में सोइंग कर रहे हैं तो बीच में इंटरकल्चर ऑपरेशन के माध्यम से आप खरपतवारों को निकाल सकते हैं। तो इस समय जो खेती करना चाहते हैं, और विशेषकर बहुत से किसान जो इस समय चारे के लिए करते हैं, जो मेरी जानकारी है, जैसे ज्वार है या हमारा बाजरा है, चारे के लिए बहुत करते हैं। तो चारे में तो वैसे भी खरपतवारों को साथ ही काट के खिलाया जाता है जी। तो इसमें इस समय खरपतवारों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आते हैं। तो मैंने जैसे बताया, लाइनों के बीच में जो जगह होती है उसको हम हैंडो द्वारा, खुरपी द्वारा निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो किसानों के लिए ये भी एक लाभ है कि खरपतवारों से ज़्यादा जूझना नहीं पड़ेगा। पोषक तत्व, जो मोटे अनाज है, अगर उसकी खेती कर रहे हैं तो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कई सवाल हमारे दर्शकों के व्हाट्सएप के जरिए पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम में आइए उन्हें शामिल करते हैं। करमचंद जी उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि भिंडी की बुआई कब करें? डॉक्टर सिंह, भिंडी की बुआई का देखिए समय जो है लगभग वही किनारे पे है इस समय आप, लेकिन अभी भी कर देंगे तो आपकी भिंडी हो जाएगी। आप अपना खेत तैयार करें और लाइनों में जरूर उसको सोइंग करें। जैसे अभी एक पहले कॉलर पूछ रहे थे कि हम छिटकवा बोते हैं, छिटकवा ना करें, लाइनों में बुआई करें और मेड़ पे करें उसको।
ठीक है डॉक्टर सिंह, एक सवाल और आया है व्हाट्सएप के जरिए मिर्च की खेती से जुड़ा हुआ है। विनोद कुमार जी हनुमानगढ़ राजस्थान से लिखते हैं कि मिर्च की खेती में पत्ते ऊपर की ओर मुड़कर पौधा बंद हो जाता है, माथाबंदी रोग आता है, तो इसका क्या उपाय है? वो मिर्च की खेती में ये रोग बहुत कॉमन है। एक्चुअली रोग क्या है, इसको अगर आप ये कहें कि वो थ्रिप्स और माइट कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी वजह से ये हो जाता है कि पत्तियां जो है वो मुड़ने लगती हैं। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि एक उस पे छिड़काव जो है आपको करना पड़ेगा। उसको रोग के लिए नहीं बल्कि उन कीटों को रोकने के लिए छिड़काव करना पड़ेगा जो कि इसमें आपको ये समस्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये समस्या आनी शुरू हो गई है तो भी क्या ये बचाव के उपाय कारगर होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, समस्या शुरू हो गई तो बचाव के उपाय कारगर होंगे और जो नई पत्तियां आएंगी वो ठीक निकलेंगी। जी जी बिल्कुल। आइए और इसी के साथ कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में मोटे अनाज की खेती और ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। आप इन सवालों के बारे में पूछ सकते हैं हमारे ईमेल आईडी या व्हाट्सएप के जरिए जुड़कर या फिर टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़कर, और ये सारे डिटेल्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और हमारे दर्शक व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेज रहे हैं, इन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमारे एक दर्शक जो मध्य प्रदेश से हैं लेकिन अपना नाम इन्होंने नहीं लिखा है, ये जानना चाहते हैं कि जो बाजरे की फसल है उसमें पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह करें, खास तौर पे डीएपी और एनपीके के इस्तेमाल के बारे में भी जानना चाहते हैं। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी फसल काटने के बाद में बाजरे की खेती करना चाहते हैं। जी जी। लेकिन डीएपी भी दे सकते हैं, एनपीके भी, दोनों खाद दे सकते हैं बाजरे के लिए, क्योंकि एनपीके में तीनों होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी होता है, 16, 12, 32 का आता है, डिफरेंट ग्रेड्स का एनपीके आता है। लेकिन डीएपी में जो 18% नाइट्रोजन, 40% फास्फोरस होता है, तो इन दोनों का खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा इनको कि मृदा परीक्षण के आधार पर ही पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। यदि आपकी मिट्टी में फास्फोरस अधिक है तो फास्फोरस देने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्किप कर सकते हैं, केवल नाइट्रोजन को ही दे सकते हैं। यदि यहाँ तीनों पोषक तत्व की कमी है, फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की, तो फिर एनपीके मिक्सचर से देने का फ़ायदा रहेगा। और ये सुनिश्चित कर लें कि सारी नाइट्रोजन जो आप बुआई के समय ना दें, बल्कि आधी मात्रा ही बुआई के समय दें, और जो आधी बची हुई मात्रा है उसको करीब 20 से 25 दिन बाद बाजरे के अंदर देनी चाहिए। इस तरीके से जो है पोषक तत्व का प्रबंधन वो बाजरे की फसल में कर सकते हैं। जी जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि खासतौर पे कद्दू वर्गीय सब्जियां अगर किसान ले रहे हैं तो किस तरह के रोग व कीट की आशंका रहती है इन सब्जियों में? जी जी जी, देखिए जो उसमें रोग, पहले हम कीटों की बात कर लेते हैं, उसके बाद रोग पे आ जाएंगे। एक तो फल मक्खी का बड़ा नुकसान होता है, जो कि करेले में सबसे ज़्यादा होता है, करीब 60 से 80% होता है, और खरबूजे में भी बहुत ज़्यादा है, लगभग इतना ही है। कभी कभी तो पूरी की पूरी फसल ही खराब हो जाती है। जी। तो नेनुआ में भी है, खीरा में भी है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक
वो फ्लूबेंडामाइड करके केमिकल आता है और डेल्टामेथ्रिन आता है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन आता है मिला हुआ। तो वो 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करेंगे तो वो रुकेगा। और कुछ आते हैं उसमें लीफ माइनर आते हैं, पत्ती में देखेंगे जैसे लगेगा कि अंदर कीड़े रेंगे हुए हैं, पत्तियों के अंदर सफेद सफेद धारी जैसी दिखाई देगी पत्तियों में जी। तो वो भी इसका कई बार आपको प्रकोप दिखाई देगा कद्दू वर्गीय सब्जियों में। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी और कुछ वो कैटरपिलर आ जाते हैं जो कि पत्ती खाने लगते हैं, तो उसपे जो आपका लीफ माइनर आता है उसके लिए आपको सायंट्रेनिलीप्रोल करके आता है, थोड़ा कठिन नाम है, नोट कर लें, सायंट्रेनिलीप्रोल। वो उसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे। और अगर पत्ती खाने वाले कीट उस पर लग रहे हैं तो उसमें आता है केमिकल राइनेक्सिपायर और फ्लूबेंडामाइड जो अभी हमने पहले बताया आपको, उसका जो है वो 3 ml प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो वो उसको नियंत्रण में रखने में सहायक। तो ये कुछ कीट हैं जिनकी आशंका रहती है और बचाव के उपाय ज़रूर करें। डॉक्टर शिवे, आपसे जानना चाहेंगे कि अब बातचीत में आपने बताया कि बेहद आसानी से मोटे अनाजों की खेती की जा सकती है, लेकिन फिर भी आपके अनुभव में किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं कि किसानों के सामने आती है खासतौर पर? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो किसानों के सामने है वो क्वालिटी बीज की है। क्वालिटी बीज जो है मतलब सरकार काफ़ी प्रयत्न कर रही है इसके माध्यम से कि इनके जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के माध्यम से अच्छी वैरायटी निकल कर आए, लेकिन फिर भी बीजों की जो है कम उपलब्धता है, इसकी उपलब्धता बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बीज जो प्रमाणित संस्था से ही किसानों को लेना चाहिए। कभी कभी किसान इधर उधर से दुकान से ले लेते हैं, ऐसा ना करें। तो किसान ये सुनिश्चित करें किसी प्रमाणित संस्था से ही बीज को प्राप्त करें। और दूसरी बात ये है क्योंकि इस समय मौसम में जहाँ भी अब मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं, विशेषकर मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे ज्वार की खेती करना चाहते हैं और बहुत से किसान जो है इस समय ज्वार की खेती चारे के लिए करते हैं। तो चारे के लिए, पशुधन के लिए, क्योंकि हरा चारा इस समय बरसीम खत्म हो जाती है या रिचका वगैरह भी इतना नहीं होता है, तो ज़्यादातर निर्भर करते हैं ज्वार बाजरा पे निर्भर करते हैं, या कभी कभी मक्का या का मिक्सचर भी लगा लेते हैं काउपी के साथ में। तो मोटे अनाज में ज्वार बाजरा ही प्रमुख है। तो यदि ज्वार की खेती आप चारे के लिए कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें पानी जो है आपको समय पर देना है, क्योंकि यदि वो ड्राई सीजन में या जहाँ पर सूखा पड़ रहा है और फिर आप उसको काट के पशुओं को खिलाते हैं तो उसमें HCN कंटेंट ज़्यादा होता है। तो उसको कम करने के लिए आप काटने से पहले पानी दे के तभी काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि HCN जो है एक ऐसा कंटेंट है कि पशुओं को खिलाते हैं तो वो हार्म करता है, तो नुकसान करता है। उसको नुकसान से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, यदि आप ज्वार की खेती चारे के लिए कर रहे हैं, मोटे अनाज में आता है, तो ये सुनिश्चित कर लें जहाँ पे पानी है वहीं उगाएं, बल्कि इस समय जहाँ ड्राई एरिया है वहाँ ना उगाएं। इसी तरीके से बाजरे में भी यदि आपके पास में 2 से 3 पानी उपलब्ध हैं तभी बाजरे की खेती करें। सबसे बड़ी बात यह है किसानों को ये सोचने की ज़रूरत है कि फ्लड इरिगेशन से पानी मत दें इन क्रॉप के अंदर, बल्कि इस समय जो आप लगा रहे हैं मेंड और रिज बना लें। तो मेंड पे जो है बुआई करें, रिज के अंदर पानी दें तो पानी की भी बचत होगी, या फिर ड्रिप इरिगेशन से दें। तो इस तरीके से जो है पानी की उपलब्धता का कम होने के बाद भी इनकी मोटे अनाज की खेती की जा सकती है, चारे के लिए भी और दाने के लिए भी। और दूसरी बात ये है कि किसान जो है सबसे बड़ी ये सोचता है कि मोटे अनाज में पैदावार कम होती है, लेकिन इसको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो कम समय में ही पक के तैयार हो जाती है। तो पर डे के हिसाब से वहाँ प्रोडक्टिविटी भी अच्छी मिलती है, और चाहे चारे की है चाहे दाने की है। और ये थोड़ा किसानों को ट्रेनिंग भी लेने की ज़रूरत है कि ट्रेनिंग क्या कृषि विज्ञान केंद्र है, चाहे हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है। और वो भ्रमण भी करें। भ्रमण करने के लिए जैसे मैंने बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च है हैदराबाद के अंदर, अभी उसका श्री अन्न इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च हो गया, तो वहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, आसानी से आप इसकी खेती तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले प्रशिक्षण ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, सुविधा हो जाएगा और बीज भी जो है जी तो तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। डॉक्टर सिंह, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि आज हमने जिन ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के बारे में बातचीत की, उनके अच्छे उत्पादन के लिए आप चलते चलते क्या खास टिप्स देना चाहेंगे हमारे किसान साथियों को?
जी, हम ये कहना चाहेंगे, एक तो पहले खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करें, ठीक, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो थोड़ा नाजुक मिजाज होती हैं, बजाय कि मोटे अन्न या अन्य जो हमारे फसलें होती हैं अन्न वाली। और दूसरा ये है कि सिंचाई की व्यवस्था जरूर रखें और ये प्रयास करें कि कम पानी में ही आप अपने उसको साधन इस तरह से खेत की तैयारी करें कि पानी देने में आसानी हो, आपको निराई गुड़ाई में आसानी हो। उसके लिए कतार से कतार के बीच में पौधों को लगाएं। उसका बीज जो है, कई बार क्या होता है कि बीज जब लगाते हैं तो उसको ठीक गहराई पे नहीं डालते हैं, या तो बहुत ऊपर छोड़ देते हैं, उसको चिड़िया गिलहरी खा जाती हैं, या फिर इतना नीचे दबा देते हैं कि वो बीज ऊपर आते आते ही जो है वो काफी दिक्कत हो जाती है उसको। तो एक मोटा सा ये नियम मान लें कि जो बीज है उसका लगभग 5 से 6 गुना गहराई पे बीज को डालें, जी, तो वो आपका बीज जो है वो बड़े कायदे से। तो ये कुछ खास जानकारियां आपने दी और ये सभी जानकारियां किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर प्रभाकर मोहन सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और इसके अलावा डॉक्टर वाया शिवे, आपने भी बहुत अहम जानकारियां हमें मोटे अनाज के बारे में दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विस्तार से जाना आज आपने मोटे अनाजों की खेती और ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के बारे में। उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ उठा के आप सफलतापूर्वक इन फसलों की खेती कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगले विषय रहेंगे वो रहेंगे अमरूद के बागों की देखभाल, साथ ही बातचीत होगी कार्यक्रम के दौरान ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल ईमेल के जरिए आप हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800 1130 60, सोमवार से शनिवार